दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हों आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्पेरिकल कोऑर्डिनेट। मैथमेटिकल फिजिक्स का ये लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं स्पेरिकल कोऑर्डिनेट पहले होते क्या है। तो ये हमारे पास एक सपोज करो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें कोई पॉइंट P है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये अगर इसको सॉरी ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। ये कोई स्पेस में पॉइंट है पी, जिसको हम ओरिजिन से ज्वाइन करवा देते हैं, जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से हो जाएगी स्मॉल आर। तो अब ये जो पॉइंट पी को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है, वो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम थीटा बोल देते हैं। और इस वेक्टर का एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन लेंगे हम। तो प्रोजेक्शन के लिए ऐसे बना देते हैं प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन हो गया एक्स वाई प्लेन में, इसको हम ऐसे बना देते हैं। इधर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे इससे, और इधर एक्स एक्सिस पे। और ये जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम फाई बोल देते हैं। जेड एक्सिस के साथ जो ये वेक्टर पॉइंट पी को ज्वाइन करने वाला ओरिजिन से, वो थीटा एंगल बनाता है, और उसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस से फाई एंगल बनाता है। अब हम इसके कंपोनेंट ले लेंगे। तो जेड एक्सिस के अलोंग जब इसका कंपोनेंट लेंगे तो जेड इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो ये आर हो गया और इधर एंगल बन रहा है थीटा। तो इसको हम लिख देंगे आर कोस थीटा। देखो जिधर एंगल होता है उसको हम कोस थीटा ही लिखते हैं, प्रोजेक्शन कोस थीटा में ही आता है। और अब इधर देखें नीचे एक्स वाई प्लेन में, तो ये जो r है उसका जेड एक्सिस के साथ तो r cos थीटा आ गया, लेकिन वही कंपोनेंट एक्स वाई प्लेन में इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वो क्या हो जाएगा। अगर इस एंगल को थीटा बोल दिया तो ये वाला एंगल है जो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये पूरा 90 हो गया, ये एंगल जो जेड एक्सिस है और ये जो प्रोजेक्शन की लाइन है इनके बीच में, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब इस r का एक्स वाई प्लेन में जो प्रोजेक्शन आया है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, r cos 90 माइनस थीटा या फिर r साइन थीटा, ये वाली होगी वैल्यू। अब इस r साइन थीटा जो वैल्यू है उसका x एक्सिस और y एक्सिस में कंपोनेंट लेने हैं। तो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है फाई, तो इसका हो जाएगा r साइन थीटा, और इसके साथ क्या चिपका देंगे कोस फाई। और जो y एक्सिस में वो इन दोनों परपेंडिकुलर है, x एक्सिस और y एक्सिस, तो ये y वाला कंपोनेंट बन जाएगा r साइन थीटा और साइन फाई। तो मेनली ये है हमारा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐसे क्यों चूज किया गया, देखो चाहे कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई भी हो, उसमें ऐसा कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए जिसमें हम स्पेस के सारे पॉइंट कवर कर सकें। जैसे हम स्पेरिकल कोऑर्डिनेट 3D में स्टडी करते हैं, ठीक है, तो 3D का मतलब स्पेस में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको हम इससे कवर नहीं कर सकते। सपोज करो हम यहाँ पे रफली बना रहे हैं अभी, है ना, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, तो इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा, है ना। तो इसका मतलब डिस्क्रिप्शन कैसे देंगे कि ये पॉइंट है, इतने डिस्टेंस पे है, जेड एक्सिस से इतने इसने ये एंगल बना रखा है, और इसका जो प्रोजेक्शन है और उसने एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल बना रखा है फाई। तो इन तीनों की वैल्यू चेंज करके हम, अगर पॉइंट दूर लेना हो तो आर को बढ़ा देंगे, अगर पॉइंट इधर की तरफ लेना हो तो हम थीटा कम कर देंगे, अगर पॉइंट इस साइड हो तो थीटा इंक्रीज कर देंगे, है ना। और वही पॉइंट इस प्लेन में हो तो इसका क्या कर देंगे, इसको इधर ले लेंगे, मतलब इसका एक टाइप का प्रोजेक्शन हो गया। फाई एंगल चेंज कर देंगे, थीटा को चेंज करके फाई चेंज कर देंगे। तो इन एंगल को चेंज करके या फिर इस डिस्टेंस को बढ़ा के हम मतलब जो 3D के या स्पेस के कोई भी पॉइंट है उसको कवर कर सकते हैं, इसलिए इसको हम यूज करते हैं। बहुत सारी मैकेनिक्स में और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में प्रॉब्लम ऐसी होती है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से जो हम जनरली बनाते हैं एक्स वाई और जेड वाला, इससे सॉल्व नहीं होता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं, वो प्रॉब्लम को इजीली बना देते हैं। जैसे आप हाइड्रोजन एटम पढ़ोगे तो हाइड्रोजन एटम को क्या मानते हैं, स्पेरिकल मानते हैं, या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो उनकी स्टडी भी हम मतलब जब लाप्लासियन लिखते हैं वहां पे श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू में स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। आई बात समझ में। तो यही रीजन है कि हमें स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का वो स्टडी करना पड़ रहा है। तो एक बार इसको वापस रिवाइज कर लो। देखो ये कोई पॉइंट पी हो गया, इसको हम ज्वाइन करवा देंगे ओरिजिन से, तो वो जो डिस्टेंस होगी उसको हम आर बोल देंगे। और जो ओपी है वो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हमने थीटा बोल दिया। और इसका जो प्रोजेक्शन है वो एक्स एक्सिस के साथ एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन है ना, एक्स वाई प्लेन में, तो वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो हो जाएगा फाई, है ना। तो इससे हम लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू इसका प्रोजेक्शन आर साइन थीटा, जिसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग एंगल फाई है तो कोस फाई, और वाई की वैल्यू हो जाएगी आर साइन थीटा
और ये हो जाएगा sin फाई। बस यही है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया था कि हम लाइन एलिमेंट लिखते हैं, सरफेस एलिमेंट लिखते हैं, वॉल्यूम एलिमेंट लिखते हैं, उनके लिए हमें मतलब चेंजेस लिखने जरूरी होते हैं। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज लिख देते थे dx, वाई एक्सिस के अलोंग dy और z एक्सिस के अलोंग dz। वहां पे तो काम इजी था क्योंकि वहां पे जो डायरेक्शन थी वो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद हमने कर्वीलिनियर भी स्टडी किया, तो इसमें जो डायरेक्शन है वो अलग अलग डायरेक्शन है। जैसे आर कैप की डायरेक्शन ये वाली होगी, ये आर कैप की डायरेक्शन होगी। इस डायरेक्शन में आर में चेंज मानेंगे हम, इधर डी आर, ये डी आर। और इधर थीटा की डायरेक्शन क्या है, देखो थीटा की डायरेक्शन ये ऐसे घूम रहे थीटा, तो इस तरह है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके डायरेक्शन हम ऐसे दिखा देते हैं, देखो ऐसे ऐसे। थीटा कैप जो क्या है अपने आर कैप के परपेंडिकुलर है। और फाई कैप की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में ऐसे हो जाएगी फाई कैप। तो हमें अभी क्या करना है, आर कैप की डायरेक्शन में चेंज लिखना है, वो तो हो जाएगा डी आर। और थीटा कैप की डायरेक्शन में चेंज लिखना है, सिमिलरली फाई कैप की डायरेक्शन में चेंज लिखना है, उससे हम लाइन एलिमेंट लिख देंगे। तो अभी देखो आर कैप की डायरेक्शन में चेंज डी आर हो गया, थीटा कैप की डायरेक्शन में चेंज देखे तो अभी इसको आगे बढ़ा दो। ये जो आर वेक्टर बना है ना, इसको हम थोड़ा ऐसे बढ़ा देंगे तभी तो चेंज होगा। ये ऐसे घूम गया देखो थीटा कैप की डायरेक्शन में, और ये वाला जो चेंज हो जाएगा उसको हम डी आर लिख पाएंगे। ओके, तो अभी थीटा कैप की डायरेक्शन में जो चेंज आएगा वो ये वाला चेंज होगा। इस चेंज को हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे एंगल थीटा से इंक्रीज जो कि थीटा प्लस डी थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल क्या बन जाएगा हमारा, डी थीटा। तो ये जो डी थीटा एंगल है और ये रेडियस इधर आ रहा है, तो हम वो लिख सकते हैं चाप इज इक्वल टू कोण इंटू त्रिज्या। तो ये जो हमारा चाप बन जाएगा इधर का, आर्क की जो वैल्यू हो जाएगी थीटा कैप की डायरेक्शन में, वो हो जाएगी आर इंटू डी थीटा। ओके, तो थीटा कैप की डायरेक्शन में मैं क्या लिखूंगा, आर इंटू डी थीटा। सिमिलरली फाई कैप की डायरेक्शन में देखो चेंज निकालना है तो आपको इसको आगे बढ़ाओ, है ना। ये जो वेक्टर बना हुआ है इसको फाई कैप की डायरेक्शन में आगे बढ़ा, आगे ये हो जाएगा, है ना। तो ये जो चेंज मिला है हमें वो हमारा फाई कैप के डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा। अभी भी देखो वही कंसेप्ट लगेगा, एंगल फाई से इस एंगल को मैं बोल देता हूँ, ये जो एंगल बना है उसको मैं डी फाई बोल देता हूँ। फाई से फाई प्लस डी फाई हो गया, तो ये वाला जो एंगल में चेंज हुआ है वो हमारा हो जाएगा डी फाई। तो इसमें क्या लिखेंगे, रेडियस, रेडियस है इधर आर साइन थीटा, और एंगल हो गया डी फाई। ये हो गया हमारा फाई कैप की डायरेक्शन में चेंज। इसको अगर मतलब अगर एक साथ डायग्राम में चेंज समझ नहीं आ रहा चेंज कैसे हो रहा है, तो हम इसको अलग अलग बनाएंगे। अलग अलग बनाने के लिए देखो हम एक अलग से डायग्राम लेते हैं, पहले इसको समझो। जैसे ये वाला बना हुआ है डायग्राम, इसे इजीली समझ आ जाएगा। देखो आर कैप की डायरेक्शन में चेंज क्या है, आर कैप की डायरेक्शन में ये डी आर वाला चेंज दिखा रखा है, ठीक है। ये आर कैप होगी डायरेक्शन। और थीटा कैप की डायरेक्शन में थीटा देखो ऐसे कर्ल करता है, ये जो हमने डायरेक्शन दिखा रखी है वो थीटा कैप की है। तो इसको हम अलग से बनाना चाहिए डायग्राम को, ऐसे बना लेते हैं। जैसे ये हमारे पास आर हो गया, है ना। और इसे अगर मैं थीटा की डायरेक्शन में ऐसे थीटा कैप की डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो ये एंगल डी थीटा बन जाएगा। और ये जो चेंज लिखेंगे हम ये वाला, वो हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस, तो आर डी थीटा हो जाएगा। आर कैप की डायरेक्शन में चेंज। सिमिलरली थीटा कैप की डायरेक्शन में चेंज देखते हैं, ये सॉरी ये थीटा कैप की डायरेक्शन में चेंज है, अभी हम फाई कैप की डायरेक्शन में चेंज देखते हैं। और आर कैप वाला तो एकदम नीचे है, देखो ये आर हो गया और इसकी डायरेक्शन भी यही है, तो इसी डायरेक्शन में बढ़ा देंगे हम इसको, इस डायरेक्शन में बढ़ा देंगे, तो ये वाला जो चेंज आएगा वो डी आर हो जाएगा सिंपली। फाई कैप की डायरेक्शन में चेंज देखे तो जो एक्स वाई प्लेन है ना उसमें ऐसे बना हुआ है, ये वाला वेक्टर ऐसे बना हुआ है जिसकी वैल्यू है आर साइन थीटा। और फाई कैप की डायरेक्शन ऐसे है इधर एक्स वाई प्लेन, तो इसको मैं फाई कैप की डायरेक्शन में आगे बढ़ा दिया। अब ये जो चेंज आया है ना, तो ये फाई कैप डायरेक्शन में चेंज हो गया। फाई कैप डायरेक्शन में चेंज कैसे लिखेंगे, रेडियस हो गया साइन थीटा और एंगल हो गया हमारा ये डी फाई। तो इसको लिख देंगे हम आर साइन थीटा इंटू डी फाई। भी देखो तीनों डायरेक्शन में चेंज मिल गया है हमें। आर कैप डायरेक्शन में डी आर हो गया, थीटा कैप डायरेक्शन में आर डी थीटा हो गया, और फाई कैप डायरेक्शन में आर साइन थीटा डी फाई हो गया। अब इसी से हम लाइन एलिमेंट बना लेंगे। लाइन एलिमेंट को लिख देते हैं डी एल वेक्टर इक्वल टू, पहले लिख दो चेंज और साथ में चिपका दो डायरेक्शन, प्लस आर डी थीटा डायरेक्शन हो गई थीटा कैप, प्लस आर साइन थीटा डी फाई डायरेक्शन हो गई फाई कैप। इससे ये बन जाएगा हमारा लाइन एलिमेंट। और जब एक बार लाइन एलिमेंट बना लिया तो उससे सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट हम इजीली बना सकते हैं। जैसे इसी लाइन एलिमेंट की हेल्प से देखो हम अभी सरफेस और वॉल्यूम एलिमेंट भी बनाते हैं। यहाँ से सरफेस एलिमेंट देखते हैं। सरफेस एलिमेंट के लिए किसी एक पैरामीटर को कांस्टेंट रखना पड़ता है ना। जैसे हम सरफेस पे ही सरफेस एलिमेंट लें तो आर को क्या रखना पड़ेगा,
कांस्टेंट सरफेस एलिमेंट वेयर आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा, देखो आर इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो डी आर क्या हो जाएगा, जीरो, डी आर जीरो हो जाएगा, तो बाकी जो बच्चे हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट करवा दो, और हमें पता है जो क्रॉस प्रोडक्ट है वही तो एरिया देता है हमें, वही तो सरफेस एलिमेंट देगा। तो बाकी जो क्या बचा वो आर डी थीटा, थीटा के क्रॉस करवा दो आर साइन थीटा डी फाई फाई केप के साथ, तो ये बन जाएगा हमारा सरफेस एलिमेंट जिसपे आर कांस्टेंट है, मतलब डी एस वेर कांस्टेंट आर। देखो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करवाएंगे, इनको क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे आर थीटा और फाई, ये ऐसे हो जाएगा। तो जब थीटा और फाई का क्रॉस करवाएंगे, थीटा हो गया ये और फाई हो गया ये, इनका क्रॉस करवाएंगे तो हमें आर केप मिल जाएगा, और आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई का क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, और ये इधर लिख देंगे थीटा केप क्रॉस फाई केप, जो हमें दे देगा आर केप। तो ये बन गया आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, और ये आर के। सिमिलरली हम अदर सरफेस एलिमेंट भी निकाल लेंगे जिसपे थीटा कांस्टेंट है और फाई कांस्टेंट है। जो थीटा कांस्टेंट है उसके लिए क्या बोल देंगे, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, जो बचा है उनको क्रॉस प्रोडक्ट करवा दो, और फाई केप के लिए ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करवा देंगे, तो यहीं से लिख देते हैं। नेक्स्ट अभी देखो हम उस सरफेस का सरफेस एलिमेंट लेंगे जिसपे थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, बाकी ये दो बच्चे इनका साइक्लिकली क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है, तो साइक्लिकली मतलब फाई के बाद आर आना चाहिए, तो इसको लिख देंगे आर साइन थीटा डी फाई फाई केप्स का क्रॉस करवा देंगे डी आर आर केप से, तो ये फाई केप और आर केप क्रॉस प्रोडक्ट से क्या दे देंगे, थीटा केप, और इसकी वैल्यू बन जाएगी आर साइन थीटा डी आर डी फाई। अभी हम उस सरफेस का सरफेस एलिमेंट लिखते हैं जिसपे फाई कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, बाकी दो बच्चे हैं उनका साइक्लिकली क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है, तो आर और थीटा का साइक्लिकली ऐसे ही हो जाएगा डी आर आर के क्रॉस आर डी थीटा थीटा के, तो ये आर के और थीटा के ये क्रॉस प्रोडक्ट से हमें फाई के दे देंगे, और बाकी जो दो ये बचे हैं उनकी वैल्यू हो जाएगी आर डी थीटा। तो ये हो गए सरफेस एलिमेंट। अभी बात आती है वॉल्यूम एलिमेंट की, तो वॉल्यूम एलिमेंट के लिए जो देखो लाइन एलिमेंट है हमारा डी आर आर के प्लस आर डी थीटा थीटा के प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई के, ये हमारा लाइन एलिमेंट है। तो वॉल्यूम एलिमेंट देखो बॉक्स प्रोडक्ट होता है ना, वो वॉल्यूम एलिमेंट देता है, या फिर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट बोल दो, तो इसका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट होगा जो हमें डी टो या फिर डीवी जो भी है वॉल्यूम एलिमेंट वो देगा। तो ये हो जाएगा डी आर आर के, और ये डॉट करवा दिया, बाकी दो का क्रॉस करवा देंगे आर डी थीटा थीटा के क्रॉस आर साइन थीटा डी फाई फाई के। ये देखो हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं कि वॉल्यूम एलिमेंट के लिए ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट क्यों यूज कर रहे हैं, सरफेस एलिमेंट के लिए क्रॉस प्रोडक्ट क्यों यूज कर रहे हैं, ये सब बातें एक साथ बता दी गई है। तो डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेम एल्गोरिथम लगेगा। तो अभी यहाँ पे देखो डी आर आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई, बाकी जो वेक्टर बचे हैं इनका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ऐसे लिख देते हैं आर केप डॉट थीटा केप क्रॉस फाई केप। अभी देखो थीटा केप क्रॉस ये तो सेम वैल्यू आ जाएगी इधर, थीटा केप क्रॉस फाई केप वैल्यू क्या दे देगा आर केप, और वापस आर केप का आर केप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट बचेगा आर 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 स्क्वायर साइन थीटा और डी थीटा डी फाई, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम एलिमेंट। देखो तुम्हें ये याद रहना चाहिए वॉल्यूम एलिमेंट, क्योंकि बहुत सी बार जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है उसमें हमें वॉल्यूम एलिमेंट ट्रिपल इंटीग्रेशन जो होता है उसमें वॉल्यूम एलिमेंट काम होता है वो स्फेरिकल का आता है, तो ये डायरेक्ट तुम पुट कर सकते हो, याद रहेगा, है ना। फिर आर के लिए अलग से इंटीग्रेशन कर देंगे, थीटा के लिए अलग से और फाई के लिए अलग से। अभी नेक्स्ट अभी देखो मतलब नेचर में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से रिलेटेड सिमिलरिटीज भी है, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे फाई घूम रहा है कैसे थीटा केप घूम रहा है, तो इसके लिए देखो एक बढ़िया सा एग्जांपल है, पहले तो इस डायग्राम को समझो। ये देखो थीटा किसके साथ बना हुआ है, जेड एक्सिस के साथ, और जब थीटा घूमेगा तो इधर भी जेड एक्सिस है, नीचे भी हमने बनाई नहीं, और ये इधर वाई एक्सिस भी है और पीछे एक्स एक्सिस भी है, इसको हमने ऐसे दिखाया नहीं, एक बार समझने के लिए ना। तो जो थीटा घूमेगा ना ये पूरा इतना घूमेगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा जीरो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 180। तो थीटा की लिमिट हम बोल सकते हैं कि जीरो से पाई या फिर 180 के बीच में होती है। आर है जो तुम कितना ही आगे बढ़ा दो, कितनी ही बड़ी रेडियस का स्पेयर रह लो, है ना, तो आर की वैल्यू हो जाएगी जीरो से इनफाइनाइट। आर जीरो भी हो सकता है ना, ये इधर पाई से छोटा होगा या फिर पाई हो सकता है, और ये हो जाएगा इधर इनफाइनाइट इनफाइनाइट।
है ना, इनफाइनाइट में बराबर इक्वल का साइन नहीं लगाते। अभी रहा फाई, तो फाई क्या कर रहा है, फाई इस प्लेन में घूम रहा है ऐसे, है ना, तो फाई तो पूरा घूम गया, तो फाई की लिमिट हो जाएगी हमारे पास 0 से 2 पाई, है ना। ये सिमिलरिटीज तुम देखो, बहुत बड़ी प्यारी चीज है ये ओनियन। इसमें जब तुम देखो ऐसे कट लगाते हो ऐसे हॉरिजेंटली और वर्टिकली लगाते हो ऐसे, तो इसमें दो प्रकार की लाइंस बनती है। ये जो लाइन बन रही है ना, ये वाली देखो, इस कलर से देखो, ये सेम थीटा एंगल वाली बन रही है, जैसे जेड एक्सिस के साथ ये वाली बना रही है ना, वो वाली ऐसे, जैसे ये कोई स्पेयर है, इस पे ऐसे खरबूजे पे नहीं बनी होती है सिमिलर काइंड, ये रहा देखो, इस पे जो बनी है ये वाली लाइन, ये है थीटा वाली, जो 0 से मतलब 180 तक वेरी करती है। और जब प्याज को ऐसे ओरिजेंटली काटते हैं तो इसमें से रिंग टाइप बनी हुई होती है, देखो ये हो गया फाई एंगल, है ना। अभी सिमिलर कोऑर्डिनेट हमें जो अर्थ में यूज करते हैं, अर्थ पे जब हम किसी भी जगह की लोकेशन बताते हैं तो हम लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से बताते हैं। जो हमारा लॉन्गिट्यूड है ना, वही थीटा है, उसी को हम थीटा बोल रहे हैं। पर इसमें क्या है कि वो मतलब नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट की हेल्प लेके उसको हाफ कर देते हैं, 90 डिग्री तक ही मेजर करते हैं, फिर उसको नॉर्थ और साउथ के हिसाब से बता देते हैं, है ना। और ये जो एंगल है वो पूरा 360 ना लेके ये हाफ कर देते हैं 180, और फिर उसको ईस्ट और वेस्ट से डिवाइड कर, मतलब डिवाइड कर देंगे तो 180 तक ही डिस्क्राइब करेंगे हम, है ना, उस चीज को। बाकी ये सेम कोऑर्डिनेट यहाँ पे यूज करते हैं स्पेरिकल वाले, उसी से लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताते हैं। इज दैट क्लियर? अभी लेक्चर नोट्स देख लो आराम से और स्क्रीनशॉट ले लो।